बिखरा जब पूरा अस्पताल एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में एक कमरा था जहां राजेश नाम का एक डॉक्टर कमरे में अकेला काम कर रहा था। उसके एक हाथ में ऑपरेशन प्लेट और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने टेबल पर एक लाश रखी हुई थी, एक ऐसी लाश जिसका कमर का निचला हिस्सा गायब था। राजेश ने उस लाश का पेट काटा और उसके अंदर से किडनी और लिवर निकालकर केमिकल से भरे हुए एक जार में रख ही रहा था कि अचानक उसे एक कॉल आया। हाँ सर, आप चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया है। लाश के ऑर्गन्स निकाल लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं। राजेश, आज की रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। गुड जॉब। फोन पर बात करते हुए जैसे ही राजेश की नजर टेबल पर पड़ती है, उसकी सांस अटक जाती है क्योंकि लाश वहां मौजूद नहीं थी। अरे अरे, ये डेड बॉडी कहां चली गई? अभी तो यही थी। गुर्राने की आवाज सुनकर राजेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने वही आधी कटी हुई लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। राजेश घबरा कर तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। वॉचमैन, अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो! राजेश जोर जोर से दरवाजा पीटता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। लाश तेजी से घिसटती हुई राजेश की तरफ बढ़ रही थी। उसके कटे पिटे जिस्म से आंतड़ियां जमीन पर गिर रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए राजेश उस लाश के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो लाश राजेश तक पहुंच पाती, राजेश दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फर्श पर खून से फिसल जाता है और तभी वो आधी कटी लाश डॉक्टर के पेट पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो लाश एक ऑपरेशन प्लेट उठाकर डॉक्टर के शरीर को चीरना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह जब राजेश की लाश मिलती है तो सभी डॉक्टर्स और स्टाफ लाश देखकर घबरा जाते हैं। पूरे अस्पताल में डर का माहौल छाया हुआ था। देखने से लगता है किसी ने राजेश का खून किया है, लेकिन सर पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था और सभी खिड़कियां भी बंद थी। तो फिर ये किसने किया? सीसीटीवी कैमरा ठीक से चेक करो। सर, सीसीटीवी का फुटेज भी रात 2:30 बजे के बाद से ब्लैंक है। क्या? लेकिन तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे मुमकिन है? तुम लोग ड्यूटी पे थे या सो रहे थे? किसी के पास कल रात के हादसे का कोई जवाब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर राजेश के साथ आखिर हुआ क्या था। शाम को जब डॉक्टर शुभांकर घर पहुंचा तो उसने श्वेता को सख्ती से कहा, श्वेता, तुम कल से घर पर ही आराम करो, अस्पताल की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। लेकिन शुभांकर। श्वेता, मैं चाहता हूं कि तुम काम की टेंशन से मुक्त होकर खुद पर ध्यान दो। श्वेता शुभांकर का मन रखने के लिए उसकी बात मान जाती है। इसके बाद रात के तकरीबन 12 बजे अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। श्वेता खिड़की से देखती है जहां उसे एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी। डर के मारे वो शुभांकर को जगाती है। उठो, घर के बाहर कोई है। क्या बकवास है श्वेता, रात के 2 बजे है, इस वक्त कौन हो सकता है? मैं सच बोल रही हूँ, खिड़की की तरफ किसी आदमी के रोने की आवाज आ रही है। शुभांकर उठता है और खिड़की के पास जाकर देखता है, पर उसे ना तो कोई आवाज सुनाई आती और ना ही कोई साया दिखाई देता। यहाँ तो कोई भी नहीं है श्वेता, जरूर ये तुम्हारा वहम होगा, चलो अब सो जाओ। शुभांकर श्वेता की बातों पर यकीन नहीं करता है और सो जाता है। श्वेता को ये बात बड़ी अजीब लगती है, जो आवाज उसे सुनाई दी वो शुभांकर को क्यों नहीं सुनाई दी। अगली सुबह श्वेता की आंख खुलने से पहले ही डॉक्टर शुभांकर पहले से तैयार होकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। श्वेता, मैं शहर जा रहा हूँ, कल शाम तक लौटूंगा। सब ठीक है ना शुभांकर? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है जो राजेश की डेथ रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, तुम फिक्र मत करो। शुभांकर को घर से निकले हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। श्वेता ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन हर बार फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। बेचैनी और थकान से हारकर श्वेता अपने कमरे में जाकर आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, फिर से वही दर्दनाक और डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। श्वेता घबराकर धीरे से उठती है और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है। उसे एक आदमी खिड़की के बाहर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई देता है, एक अनजान चेहरा, एक बेजान सी खामोशी। लेकिन इस बार श्वेता हिम्मत जुटाकर उस आवाज का सच जानने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? रुको, कौन हो तुम? और रोज रोज मेरे घर के अंदर क्यों खड़े रहते हो? श्वेता की बात सुनते ही रोने की आवाज थम जाती है और एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेम साहब, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा नाम चंद्रकांत है। मेरा बेटा मोहन 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका इलाज आप ही के अस्पताल में चल रहा है, पर मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, इसलिए डर के मारे उसे वहीं छोड़कर चला आया। सोचा अस्पताल वाले उसे बाद में घर भेज देंगे, पर आज 3 दिन हो गए उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। उस आदमी की बात सुनकर श्वेता का दिल भर आता है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल अस्पताल जाकर आपके बेटे के बारे में पता लगाऊंगी। आप कल दोपहर अस्पताल आ जाना। चंद्रकांत अस्पताल का नाम सुनते ही घबरा जाता है। नहीं मैडम जी, अस्पताल नहीं, मैं कल रात इस जगह आपसे मिलने आऊंगा। आशा करता हूँ मेरा बेटा सही सलामत होगा। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन श्वेता अस्पताल जाती है और डॉक्टर रमेश से मिलकर मोहन के बारे में पूछती है। श्वेता के मुंह से मोहन का नाम सुन के डॉक्टर रमेश थोड़ा घबरा जाता है और बात को टालने की कोशिश करता है। मैं कंफर्म करता हूँ, तब तक आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवा देता हूं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से निकल जाता है। श्वेता समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद रिसेप्शन डेस्क पर जाकर पेशेंट रजिस्टर खोलती है, लेकिन रजिस्टर में मोहन का नाम कहीं भी लिखा नहीं होता। आखिर मोहन गया कहाँ? डॉक्टर, 3 दिन पहले मोहन नाम का एक लड़का एडमिट हुआ था, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए तुरंत। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पहले आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। श्वेता की जिद के आगे डॉक्टर रमेश श्वेता को मोहन के पास ले जाता है। क्या तुम ही मोहन हो? जी, मैं ही मोहन हूँ। तुम ठीक हो? कहीं कुछ दुख रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्वेता देखती है कि मोहन की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स देखकर श्वेता एक बार फिर डॉक्टर से सवाल करती है। इसके इतने सारे टेस्ट किस लिए किए गए हैं? क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं, दरअसल इस अस्पताल की नई पॉलिसी है कि यहाँ एडमिट होने वाले पेशेंट के सारे टेस्ट कराए जाते हैं। मुझे लगता है कि मोहन बिल्कुल ठीक है, इसे तुरंत डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मोहन के डिस्चार्ज की बात सुनकर डॉक्टर एकदम घबरा जाता है। श्वेता मैम, दरअसल शुभांकर सर इस वक्त बाहर गए हुए हैं और जब तक उनके साइन नहीं होते हम मोहन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर श्वेता घर लौट आती है, लेकिन अभी भी श्वेता को लग रहा था कि उस अस्पताल में कुछ तो अजीब हो रहा है। वो ये सारी बातें सोच ही रही थी कि उतने में घर की बेल बज उठती है। श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने शुभांकर खड़ा था, जो कि गुस्से में नजर आ रहा था। श्वेता, तुम्हें क्या जरूरत थी अस्पताल जाने की और डॉक्टर के काम के बीच दखल देने की? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी होने के साथ एक डॉक्टर भी हूँ और इस अस्पताल पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि तुम्हारा। आई एम सॉरी श्वेता, पर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है और इस अस्पताल को खड़ा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके काम में दखल दे। शुभांकर का उस पर यूं बेवजह चिल्लाना श्वेता को एक गहरे सदमे में डाल देता है। एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो सर, डॉक्टर रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? और फिर एक दिन अचानक डॉक्टर रमेश की भी मौत हो जाती है, उसी तरह जिस तरह डॉक्टर राजेश की मौत हुई थी। पता करो ये किसने किया है, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। सब ठीक तो है? डॉक्टर रमेश नहीं रहे, पोस्टमार्टम रूम में उनकी अचानक मौत हो गई।
शुभांकर, मुझे लगता है हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। अस्पताल में ऐसा दूसरी बार हुआ है। नहीं नहीं, रुको, पहले मुझे एक बार मामला समझने दो, उसके बाद मैं खुद कल सुबह पुलिस के पास जाऊंगा। डॉक्टर रमेश की मौत की खबर सुनकर शुभांकर बिना देर किए तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है। शुभांकर के घर से निकलते ही श्वेता भी चुपके से बाहर निकल जाती है, जहां चंद्रकांत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर मैडम, आपने मेरे बेटे मोहन को देखा? बताइए ना, वो कैसा है? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और कल ही उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। आप कल अस्पताल आ जाना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अस्पताल का नाम सुनते ही चंद्रकांत फिर एक बार घबरा जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसे इस हालत में देखकर श्वेता उससे नरम आवाज में कहती है, किसी से डरने की बात नहीं है, तुम आ जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगले दिन श्वेता सीधा मोहन के वार्ड में चली जाती है, लेकिन वहां उसे मोहन कहीं भी नजर नहीं आता। परेशान होकर वो तुरंत पास खड़े हुए वार्ड बॉय से पूछती है, यहाँ मोहन कहाँ है? श्वेता मैडम, कल देर रात अचानक मोहन को हार्ट अटैक आ गया। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। क्या? हार्ट अटैक? लेकिन कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। मैंने मोहन के पिता से वादा किया था कि आज मैं मोहन को डिस्चार्ज कर दूंगी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या बात कर रही हैं आप? मोहन के पिता आपसे कब मिले? कल रात। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मोहन के पिता को मरे हुए तो 3 दिन बीत चुके हैं। क्या? नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कल रात ही उनसे मिली थी। श्वेता मैडम, जब मोहन को 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट के दौरान यहाँ लाया गया था, उस वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया था। मेरे पीछे आइए। इतना कहकर वार्ड बॉय उसे अपने साथ मुर्दा घर में लेके जाता है, जहाँ वो सेल्फ खोलकर चंद्रकांत की डेड बॉडी दिखाता है। उसकी डेड बॉडी देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन सरक जाती है। हमने चंद्रकांत के परिवार को इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब तक इनके परिवार से कोई बॉडी लेने नहीं आया। तो फिर कल रात जिससे मैं मिली थी, वो कौन था? और तभी अचानक श्वेता का सर चकरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। मैडम, श्वेता मैडम, उठिए, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो चंद्रकांत की मौत कैसे हुई थी? क्या हुआ था उन्हें? मैडम, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है, आज से 3 दिन पहले एक ट्रक एक्सीडेंट के दौरान उन्हें यहाँ लाया गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि चंद्रकांत के शरीर के 2 हिस्से हो गए थे, लेकिन मोहन उस वक्त जिंदा था क्योंकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, और अब उसने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। श्वेता के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। जिस आदमी से कल रात उसने बात की थी, आज उसकी लाश श्वेता के सामने थी। अब उसे लगने लगा था कि इस अस्पताल में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। श्वेता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। घर पहुंचने के बाद श्वेता सोचती है कि शुभांकर से सब कुछ सच सच कह दिया जाए, लेकिन अगले ही पल श्वेता को लगता है कि वो उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए श्वेता फैसला करती है, आज रात अस्पताल जाकर वो खुद सबूत इकट्ठा करेगी। और फिर रात के वक्त शुभांकर के सोते ही श्वेता उसकी नजरों से बचती हुई चुपचाप घर से निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद जैसे ही श्वेता अस्पताल के अंदर कदम रखती है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरता है, और उसी पल उसके कान में किसी के पैरों की हल्की सी आहट सुनाई देती है। आवाज सुनकर श्वेता एकदम से रुक जाती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो धीरे से पलट कर देखती है, और तभी एक धुंधली सी परछाई उसके सामने से गुजरती है। श्वेता का दिल दहशत से कांप उठता है और उसके कदम थम जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर सीधा पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो वहां पहुंचती है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक कमजोर सी लाश पड़ी होती है और एक वार्ड बॉय उसके शरीर से ऑर्गन्स निकालकर जार में रख रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो तुरंत कॉल उठाता है। जी सर, सब कुछ हो गया। मैंने उस मरीज को हाई डोज देकर खत्म कर दिया। अब उसके ऑर्गन्स हमारे काम में आएंगे। कल सुबह तक सारा काम हो जाएगा। उस आदमी की बातें सुनकर श्वेता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो चुपचाप अपना फोन निकालती है और सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही वो वहां से निकलने के लिए अपने कदम पीछे खींचती है, तभी अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। उसके शरीर में एक थरथराहट दौड़ जाती है जब श्वेता धीरे से पलटकर देखती है। श्वेता, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, इस अस्पताल में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और अब देखो सबूत तुम्हारे सामने है। वो वार्ड बॉय
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, वो किसी से ऑर्गन बेचने की बात कर रहा था। अचानक शुभांकर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो ये मुझे पता नहीं चलेगा? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया शुभांकर? आम लोगों की जिंदगियां छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो श्वेता, पैसा कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर तुम भी चाहो तो इस खेल का हिस्सा बन सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे तुम्हारे इस घिनौने काम में शामिल करने की? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। पुलिस स्टेशन तो तुम तब जा पाओगी जब यहाँ से जिंदा वापस जाओगी। बॉय बॉय, पकड़ लो इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जितना चाहे चिल्ला लो, यहाँ सिर्फ मुर्दे हैं और मुर्दे किसी काम के नहीं होते। सर क्या करना है इसके साथ? वही जो हम यहाँ आए हर पेशेंट के साथ करते हैं। इतना कहकर वो दोनों मिलकर श्वेता को एक स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। एक तेज धार वाला ब्लेड उसके शरीर को चीरने ही वाला होता है कि अचानक से खिड़कियों के कांच जोर से टूट जाते हैं और पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। लगता है वहां कोई और भी है। मैं भी देखकर आता हूं सर। वार्ड बॉय झांक कर बाहर देखता है पर वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो पलटकर पीछे होता है उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। सर मुझे बचाओ! बचा, बचाओ! वार्ड बॉय की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। इस खौफनाक घटना के बाद शुभांकर अपनी जान बचाने के लिए कॉरिडोर की तरफ भागता है, लेकिन तभी अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में उसका सामना उसी आधी कटी हुई लाश से हो जाता है। उस लाश के मुंह से अब भी मांस के टुकड़े लटक रहे थे और पेट से आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ मैं ये सब बंद कर दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। शुभांकर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो लाश उसे बुरी से बुरी मौत देती है। ऐसी मौत जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो शुभांकर के शरीर के टुकड़े सब जगह बिखरे पाए जाते हैं। और फिर जब श्वेता को होश आता है तब पुलिस उसका बयान लेती है, जिसके बाद श्वेता सारे सबूत पुलिस को सौंप देती है। श्वेता का बयान लेने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके सामने एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। कैमरा में सिर्फ शुभांकर ही दिख रहा होता है, जो डर के मारे यहां से वहां भाग रहा था। लेकिन उसके पीछे कौन था ये आज तक कोई समझ नहीं पाया, सिवाय श्वेता के। हॉस्पिटल से निकलते वक्त श्वेता एक कोने में चंद्रकांत और उसके बेटे को खड़े देखती है। दोनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। आंखों में एक अजीब सा सुकून और राज छुपा होता है। और फिर अगले ही पल वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं।